तो प्रिय विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह, जो कि आपके पेपर 1 और यूनिट 2 का एक पार्ट है। आप सब ये शब्द कई बार इस्तेमाल करते हैं दिन प्रतिदिन में। समूह से मतलब जब आप देखते हैं कि कुछ लोग, दो या दो से अधिक लोग खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो आप उसे समूह की संज्ञा देते हैं। ऐसे ही आप शब्द इस्तेमाल करते हैं मित्र समूह, है ना, शिक्षकों का समूह, चिकित्सकों का समूह, नातेदारों का समूह, परिवार समूह। इस तरह से हम समूह शब्द को बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या जब दो या दो से अधिक व्यक्ति खड़े हों, एकत्र हों और एक अंतःक्रिया कर रहे हो, तो क्या वो सभी सोशल ग्रुप होते हैं या कुछ और भी उनको कहते हैं? इसको जानने के लिए आपको ग्रुप और एग्रीगेट शब्द में अंतर करना होगा। चलिए हम दोनों का अर्थ अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम सामाजिक समूह को अच्छे से समझ सकें। आपका जो पहला हमने सोशल ग्रुप को एग्रीगेट से अलग करना सीखना है। एग्रीगेट यानी संकलन। जब आप कई लोग एकत्र हो जाते हैं उसको आप संकलन या एग्रीगेट कहते हैं। तो विभिन्न सामाजिक जैविकीय विशेषताओं से संबद्ध सामाजिक इकाइयों का समुच्चय। सामाजिक इकाई शब्द के लिए व्यक्ति के लिए सामाजिक इकाई शब्द इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। तो विभिन्न जैविकीय सामाजिक विशेषताओं से संबद्ध इकाइयों का समुच्चय जिनमें अंतःक्रिया और उद्देश्यमूलक चेतना का स्तर अत्यंत निम्न हो को संकलन कहते हैं। इनमें सामूहिकता का भी अभाव होता है। उदाहरण के लिए सड़क पर जा रहे लोग, भीड़ या रेल में यात्रा कर रहे यात्री संकलन या एग्रीगेट का उदाहरण है। एक बार इसको बहुत ध्यान से समझिए कि विभिन्न सामाजिक और जैविकीय विशेषताओं से जुड़े हुए लोगों का समूह जिनमें अंतःक्रिया यानी बातचीत और व्यवहार, अंतःक्रिया और उद्देश्यमूलक चेतना यानी कि वो एक समूह के सदस्य हैं, इसकी चेतना भी उन्हें नहीं होती। तो अंतःक्रिया और जो चेतना है किसी उद्देश्य की, वो बहुत निम्न स्तर की होती है। अंतःक्रिया बहुत निम्न स्तर की होती है। ऐसे समुच्चय को या ऐसे लोगों के समूह को आप संकलन कहते हैं। ठीक है, वो दो से अधिक व्यक्ति तो हैं, अंतःक्रिया भी कर रहे हैं और उनमें चेतना भी है, लेकिन अंतःक्रिया और चेतना का स्तर निम्न है। तो ऐसे लोगों का जो समुच्चय है वो संकलन कहलाता है, समूह नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें सामूहिकता का भी अभाव होता है। न केवल अंतःक्रिया और चेतना का स्तर निम्न होता है, अपितु इनमें सामूहिकता का भी अभाव होता है। उदाहरण जैसे सड़क पर जा रहे लोग हैं, दो या दो से अधिक हैं, अंतःक्रिया भी हो सकती है, चेतना का स्तर भी है उनमें, लेकिन निम्न स्तर का है। भीड़ है, भीड़ में आपने देखा है कोई तमाशा चल रहा होता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक भीड़ लग जाती है, तो उनमें भी अंतःक्रिया और चेतना का स्तर निम्न होता है, सामूहिकता का अभाव होता है। रेल यात्री, तो ये जो फीचर्स हैं, अंतःक्रिया और उद्देश्य चेतना का निम्न स्तर होना, सामूहिकता का अभाव होना, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो आपके हैं अंतःक्रिया और चेतना का निम्न स्तर और दूसरा सामूहिकता का अभाव। ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों को आप ध्यान में रखिए तो आप पता लगा सकते हैं कि ये एग्रीगेट है कि सोशल ग्रुप है। तो अंतःक्रिया और चेतना का निम्न स्तर और सामूहिकता का अभाव जहां हो जिस भी समुच्चय में, वो संकलन या एग्रीगेट का एग्जाम्पल है। जैसे भीड़, रेल में यात्रा कर रहे यात्री और सड़क पर जा रहे लोग। क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या आपकी जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें जब ग्रुप और एग्रीगेट के एग्जाम्पल देते हैं और पूछते हैं कि ये किसका उदाहरण है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 3 एलिमेंट्स याद रखिए तो आप संकलन में और समूह में अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ग्रुप क्या होता है? व्यक्तियों का वह संकलन जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं। पहला यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, यानी कुछ लोग हैं, उद्देश्य भी निश्चित है और पारस्परिक अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो व्यक्तियों, परिस्थिति शब्द भी व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो व्यक्तियों का संकलन, मैंने यहाँ पर व्यक्ति इसलिए लिखा है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके, तो सामाजिक इकाई या व्यक्ति। तो व्यक्तियों का संकलन है, निश्चित उद्देश्य है, पारस्परिक आपस में अंतःक्रिया करते हैं
और जिनमें सामूहिकता यानी सामूहिक एकता का तत्व पाया जाता है। ये चारों चीजें, ये तीनों पॉइंट्स ऊपर क्या थे, अभाव था उनका, उनकी कमी थी। लेकिन समूह में ये चीजें हैं, व्यक्तियों का संकलन ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन इनमें अंतःक्रिया और उद्देश्य का निम्न स्तर है और सामूहिकता का भी अभाव है। वही तीनों चीजें यहाँ पाई जाती हैं कि अंतःक्रिया करते हैं, उद्देश्य है और सामूहिकता का तत्व पाया जाता है। उसको आप सामाजिक समूह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जैसे जाति समूह, स्त्री समूह इत्यादि। ठीक है, मित्रों का समूह, चिकित्सकों का समूह। चलिए अब हम डेफिनेशन और अर्थ पे जाते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस आपको किताबों में मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 डेफिनेशंस को इंगित कर रहे हैं। जैसे पहली है बॉटोमोर की। बॉटोमोर के अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ है व्यक्तियों के उस संकलन से है जिनके मध्य 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? परस्पर अंतःक्रिया और अंतः संबंध पाए जाते हैं, और दूसरा ये सदस्य समूह के प्रति और समूह से संबंधित प्रतीकों के प्रति चेतनशील होते हैं। समझ में आ रहा है? परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और अंतः संबंध है उनके बीच में, और दूसरा ये सदस्य जो हैं, उस समूह के जो सदस्य हैं वो समूह के प्रति कि हम इस समूह के सदस्य हैं, और समूह से संबंधित जो भी प्रतीक है उनके प्रति चेतनशील होते हैं, यानी उन्हें पता होता है कि हम इस समूह के और हमारे समूह के प्रतीक या चिन्ह जो भी हैं वो क्या हैं। ऐसे संकलन को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं बॉटोमोर के अनुसार। दूसरा है गिलिन एवं गिलिन। गिलिन एवं गिलिन क्या कहते हैं कि समूह में होने वाली अंतःक्रिया को उत्तेजक और अनुक्रिया, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, उत्तेजक कहते हैं स्टिमुलस को और अनुक्रिया कहते हैं रेस्पॉन्स को। तो गिलिन और गिलिन समूह में होने वाली अंतःक्रिया को उत्तेजक अनुक्रिया के संदर्भ में बताते हैं। कैसे? वो ये कहते हैं कि उत्तेजक यानी स्टिमुलस, उत्तेजक अंतःक्रिया का वह पॉइंट है जो समूह के अन्य सदस्यों को प्रतिक्रिया हेतु प्रेरित करता है। यानी एक व्यक्ति ने कोई चीज पूछी या कोई सवाल किया तो वो उत्तेजक है, और वो सामने वाले को या किसी दूसरे को प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स देने के लिए बाध्य करता है। यह प्रतिक्रिया भी, अब उसने जो प्रतिक्रिया की, उसने जो रिस्पॉन्स दिया, उसका रिस्पॉन्स दूसरे के लिए उत्तेजक हो सकता है। और सिंपल तरीके से हम इसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने कोई प्रश्न खड़ा किया तो ये उत्तेजक है, तो जो मेरे सामने लोग खड़े हैं वो प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य करता है या उन्हें प्रेरित करता है। तो मेरे सवाल के उत्तर में जो उत्तर आएगा, जो प्रतिक्रिया आएगी, वो प्रतिक्रिया दूसरे व्यक्तियों के लिए उत्तेजक हो सकता है ना। जो सवाल का उत्तर जो है वो दूसरे को प्रत्युत्तर देने के लिए बाध्य कर सकता है, तो तब वो उत्तेजक हो गया, और जो उसका प्रत्युत्तर देगा, रेस्पॉन्स देगा, वो प्रतिक्रिया हो गई। तो ये प्रतिक्रिया अन्य सदस्यों के लिए उत्तेजक का रूप ग्रहण कर सकती है। अब समूह में उत्तेजना प्रदान करने वाली का, यानी जिसने उत्तेजक पैदा किया, जिसने लोगों को प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य किया, वो व्यक्ति कहलाता है ईगो, हिंदी में स्व, और प्रतिक्रिया जिसने की उसको कहते हैं ऑल्टर यानी अन्य, स्व और अन्य। ठीक है, यानी मैंने अगर कोई आपके सामने उत्तेजना यानी सवाल पैदा किया तो मैं हूँ ईगो, और मेरे सवाल के रिस्पॉन्स में जो आपने प्रतिक्रिया की, प्रत्युत्तर दिया, तो आप हो गए ऑल्टर। अब आपने जो सवाल उत्तर दिया उसके रिस्पॉन्स में मैंने अगर कुछ दिया तो आप हो गए ईगो और फिर मैं हो गई ऑल्टर। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है। इसे गिलिन एंड गिलिन ने समूह को कैसे समझाने की कोशिश की? समूह में अंतःक्रिया होना बहुत जरूरी है, यानी बातचीत होना जरूरी है, और अंतःक्रिया होगी तो एक है उत्तेजक यानी और एक है अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, यानी एक है सवाल और एक है उसका जवाब। तो सवाल उत्पन्न करने वाला जो है वो है स्व यानी ईगो, और जो उसका प्रत्युत्तर दे रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, वो हो गया ऑल्टर। अब ऑल्टर जो जवाब देता है उसके जवाब में दूसरा व्यक्ति प्रत्युत्तर देगा तो वो हो गया ईगो और उसके सामने वाला ऑल्टर। इस तरह से ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। तो इसके माध्यम से गिलिन कहते हैं कि समूह में होने वाली जो अंतःक्रिया है ये ईगो और ऑल्टर के बीच में,
यानी उत्तेजक अनुक्रिया, इसके आधार पर वो समूह को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जितनी भी आपने पॉइंट्स ऊपर पढ़े थे समूह के बारे में, उनके आधार पर समूह की कुछ विशेषताएं ड्रॉ करने की कोशिश की गई हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं कि समूह की मेन विशेषता क्या है कि कम से कम 2 व्यक्ति हों, क्योंकि एक व्यक्ति ग्रुप का निर्माण नहीं कर सकता। तो कम से कम 2 व्यक्ति हों, अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। निश्चित उद्देश्य हो, पारस्परिक संपर्क हो उनमें, और जो संपर्क है उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार संपर्क हुआ और समाप्त हो गया, तो पारस्परिक संपर्क और उनकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। समूह के प्रति चेतना होनी चाहिए, यानी वो पहचानते हो कि ये हमारा समूह है और हम इसके सदस्य हैं। ना केवल उस व्यक्ति को जो समूह का सदस्य है उसको समूह के प्रति चेतना होनी चाहिए, बल्कि आगे देखिए सदस्यता को समूह के अन्य सदस्यों द्वारा मान्यता। मैं जिस ग्रुप की मेंबर हूं उसके प्रति मुझे चेतना होनी चाहिए कि मैं समूह की सदस्य हूं, प्लस जो मेरी सदस्यता है, मैंने जिस समूह की सदस्यता ग्रहण की है उस समूह के अन्य सदस्य भी मेरे को एक्सेप्ट करें, मेरी सदस्यता को मान्यता प्रदान करें। और उससे आगे तीसरा और एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है कि उस समूह के अलावा जो अन्य समूह हैं उनके सदस्यों द्वारा भी उसको मान्यता मिले। तो कम से कम 2 व्यक्ति, निश्चित उद्देश्य, पारस्परिक संपर्क और उनकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। समूह के प्रति चेतना होनी चाहिए कि हम किस समूह के सदस्य हैं। उस समूह के अन्य सदस्यों द्वारा हमारी सदस्यता को मान्यता मिलनी ही चाहिए, और अन्य समूह भी हमारे उस सदस्यों को मान्यता दें कि ये इनका समूह है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम समूह के अर्थ को और परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। और इस दृष्टि से समूह संकलन से, एग्रीगेट से पृथक हो जाता है। संकलन में तो भीड़ हो गई है ना, रेल यात्री हो गए, सड़क पर चल रहे लोग हो गए, जिनमें अंतःक्रिया या चेतना नहीं होती कि हम, क्योंकि वो किसी समूह का निर्माण नहीं करते, कोई उद्देश्य नहीं होता, अंतःक्रिया और चेतना का स्तर निम्न होता है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप की। समूह के बहुत सारे प्रकार आपको किताबों में मिलेंगे, लेकिन यहाँ हमने आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ही प्रकार को चुनने का प्रयास किया है। जैसे जॉर्ज सिमिल हैं, उन्होंने जो वर्गीकरण दिया है वो कहा है मोनेड, डायड, ट्राइड, यानी 1 सदस्यीय समूह, द्विसदस्यीय समूह और त्रिसदस्यीय समूह। ये संख्या के आधार पर है कि 1 सदस्य से निर्मित, 2 सदस्यों से निर्मित और 3 सदस्यों से निर्मित। तो मोनेड, डायड, ट्राइड। तो समूह की सदस्यता के आधार पर जब कभी आपके कुछ एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास तौर से, तो आपको इन संख्या के आधार पर लिखना होता है कि कई बार सवाल आता है कि कौन से समाजशास्त्री ने या निम्न में से किस सामाजिक विचारक ने संख्या के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है। तो उनका नाम होता है, उनकी जगह आप टिक करेंगे जॉर्ज सिमिल। इन्होंने 1 सदस्यीय, 2 द्विसदस्यीय और त्रिसदस्यीय यानी मोनेड, डायड, ट्राइड का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। दूसरा वर्गीकरण है टॉनीज का। टॉनीज ने गैमिनशेफ्ट और गैसेलशेफ्ट, ये जर्मन थे, और जर्मन जो समाजशास्त्र, जर्मन शब्द हैं ये गैमिनशेफ्ट और गैसेलशेफ्ट। गैमिनशेफ्ट से अर्थ हम निकालते हैं समुदाय से, जो कि आप पढ़ चुके हैं, और गैसेलशेफ्ट से अर्थ हम निकालते हैं समिति से, जो आप पढ़ चुके हैं। तो गैमिनशेफ्ट, गैसेलशेफ्ट यानी एक तरह से हम अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो ये गैमिनशेफ्ट समुदाय की विशेषताओं को प्रेजेंट करता है और गैसेलशेफ्ट समिति की विशेषताओं को। तो टॉनीज ने जो समूह का वर्गीकरण किया उसमें गैमिनशेफ्ट और गैसेलशेफ्ट आते हैं। नेक्स्ट है कूले का वर्गीकरण। C.H. कूले, इनकी जो पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इन्होंने इनका सबसे ज़्यादा फेमस जो सोशल ग्रुप का क्लासिफिकेशन है वो C.H. कूले का है। प्राथमिक समूह और अन्य समूह। बाद में चलकर कुछ समाजशास्त्रियों ने अन्य समूह को द्वितीयक समूह की संज्ञा दी, लेकिन इनिशियली जब देखें तो प्राथमिक समूह और अन्य समूह का वर्गीकरण C.H. कूले ने दिया था। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या हैं, द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन वो है समनर के अनुसार। समनर कहते हैं कि 2 ग्रुप होते हैं, अंतः समूह, बाह्य समूह, इन ग्रुप, आउट ग्रुप। एक जो हमारा समूह है इन ग्रुप, अंतः समूह, और दूसरा आउट ग्रुप यानी बाह्य समूह।
एक और क्लासिफिकेशन है मर्टन का, जिन्होंने संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप की चर्चा की कि संदर्भ समूह क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। हमारे लिए जो मॉडल होते हैं वही, और जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं वो हमारे लिए संदर्भ समूह होता है। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने सिर्फ समूह का वर्गीकरण आपके सामने रखा है, समूह का अर्थ समझाया, समूह को एग्रीगेट से अलग किया और समूह के कुछ प्रकारों की चर्चा की। लेकिन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके, क्योंकि यहाँ पर एक एक को हमें एक्सप्लेन करना होगा, जैसे मेन हमारे सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग हमें कूले का वर्गीकरण, मर्टन का, समनर का और टॉनीस का, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो एक एक करके, क्योंकि प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह अपने आप में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हमें एक एक करके इनके वर्गीकरण को समझना होगा। ऐसे समनर का इंता समूह, वह समूह, मर्टन का रेफरेंस ग्रुप, तो इनके लिए हमें सेपरेट स्लाइड्स की ज़रूरत होगी, तो उनको मैं वहाँ डिटेल में समझाऊंगी। अभी सिर्फ मैंने आपके सामने रखा कि समूह में और एग्रीगेट में, यानी ग्रुप में और एग्रीगेट में क्या अंतर होता है। यानी जहाँ भी दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, जरूरी नहीं कि वो समूह हो, एग्रीगेट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उनमें अंतःक्रिया का स्तर निम्न है, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य और अंतःक्रिया का, चेतना का स्तर निम्न है उनमें, और सामूहिकता का अभाव होता है। ऐसे संकलन को, ऐसे जो कुछ लोगों का संकलन खड़ा होता है, उसको आप समूह नहीं कहते, सामाजिक समूह नहीं कहते। और यही तीनों चीजें जिसमें पाई जाती हैं कि चेतना का स्तर उच्च हो, अंतःक्रिया का, उद्देश्य का, सामूहिकता का, उसको आप समूह की संज्ञा देते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने समूह के प्रति, कि जिस समूह के आपके पास सदस्यता है या जिस समूह के आप सदस्य हैं, जब तक आपका रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, आप उसके प्रति चेतनशील नहीं होंगे और उस समूह के सदस्य आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि आप हमारे समूह के सदस्य हैं, तब तक समूह का निर्माण समाजशास्त्रीय दृष्टि से नहीं होगा। तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से अगर समूह को समझें तो हमें ये सारे एलिमेंट्स देखने होते हैं, और तब हम समूह का अर्थ प्रॉपर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप समूह में और संकलन में, यानी एग्रीगेट में और ग्रुप में अंतर कर पाएंगे। और जब आपके सामने इस तरह के कुछ उदाहरण रखे जाएंगे तो आप अंतर कर पाएंगे कि ये समूह का उदाहरण है या संकलन का। थैंक यू बच्चों। फिर भी अगर कोई डाउट हो डिफरेंस में, अंतर करने में, या कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने आए और आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये समूह हो या संकलन है, तो आप सवाल कर सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू बच्चों।